Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Salim Yusuf and I welcome you after a long interval. It's my 11th lecture for the students of BSIT and BSCS second semester. And in this lecture we shall study listening skill. Students, आज हमारा 11वां लेक्चर है और कमोबेश 2.5 माह के बाद हमारे लेक्चर्स का आगाज़ हो रहा है दूसरी मर्तबा। तो एक लंबे वक्फे के बाद मैं आपको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम लिसनिंग स्किल को स्टडी करेंगे। याद रहे कि लिसनिंग स्किल यानी सुनने की सलाहियत हम कम्युनिकेशन के हवाले से, बिज़नेस कम्युनिकेशन के हवाले से इसको स्टडी करेंगे। जब हम लिसनिंग की बात करते हैं तो आम गली मोहल्ले में सुनना हमारा मतलब नहीं है। जब हम लिसनिंग की बात करते हैं तो वी मीन लिसनिंग फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए अल्लाह के पाक नाम से अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मामूल के मुताबिक मैंने अपने इस लेक्चर में डेफिनेशंस शामिल की हैं, कुछ इंटरनेट से, कुछ किताब से। ये कुल 4 डेफिनेशंस हैं। मैं इसको पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी समझ आएगी। पहली डेफिनेशन, लिसनिंग इज़ द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट ऑरल मैसेजेस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। लिसनिंग इज़ की टू ऑल इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। कहा गया कि लिसनिंग क्या है? मैसेज को रिसीव करना, फिर उसको इंटरप्रेट करना यानी उसकी तशरीह करना। और मज़ीद कहा गया कि कम्युनिकेशन की फील्ड में लिसनिंग, अच्छा सुनना बहुत अहम है। सेकेंड डेफिनेशन सेज लिसनिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड डिकोडिंग इंफॉर्मेशन। यानी इंफॉर्मेशन को पहले तो रिसीव करना है, फिर इसकी डिकोडिंग करनी है यानी इसकी तशरीह करनी है। लिसनिंग इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द साउंड सीक्वेंसेस एंड द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट ऑफ साउंड्स वेयर बाय द वर्ड्स आर नोन। वर्ड्स के बाद हेल्पिंग ऑफ आर होना चाहिए जी, इस नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट, लिसनिंग मीन्स टू मेक एन एफर्ट टू हियर समथिंग विद थॉटफुल अटेंशन, टू पे अटेंशन टू व्हाट समवन सेज। तो इस फोर्थ डेफिनेशन में कहा गया कि लिसनिंग का मतलब है कि आप तवज्जो से सुने, जब आप किसी को सुन रहे हैं उसकी बात पे तवज्जो दें। और अपने स्टाइल के मुताबिक मैंने डेफिनेशंस के बाद इसके लिंक्स लिख दिए हैं ताकि आप इंटरनेट पे इसको ख़ुद भी सर्च करें और इसकी मज़ीद तफसील हासिल करें। अब हम अगले पैराग्राफ में देखते हैं कि लिसनिंग स्किल की थोड़ी सी वजाहत की गई है डेफिनेशंस के बाद। वो क्या है? लिसनिंग इज़ अ निगलेक्टेड एक्टिविटी इन आवर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। टीचर्स ओनली गिव इम्पोर्टेंस टू रीडिंग, राइटिंग, अ लिटल ऑन राइटिंग, while listening skill is totally neglected। जी हाँ, ये हकीकत है कि स्कूल लेवल पर और कॉलेज लेवल पर हमें रीडिंग एंड राइटिंग 2 चीज़ों की तरफ ले जाया जाता है। लिसनिंग और स्पीकिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास ना होने के बराबर है। जैसे ही एक बच्चा स्कूल में दाखिल होता है, ही राइट्स, वो लिखता है, फिर उसको याद करने को कहा जाता है, यानी ही इज़ राइटिंग एंड ही इज़ रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जबकि लिसनिंग और स्पीकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। आर स्टूडेंट्स हु गो टू वेस्टर्न कंट्रीज फॉर हायर एजुकेशन, एक्सचेंज टूअर्स एंड हॉलीडे मेकर्स आर शॉक्ड टू नो दैट दो दे कैन स्पीक इंग्लिश फेयरली वेल बट कैन नॉट अंडरस्टैंड द नेटिव एक्सेंट। और इसके बाद डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग है। हियरिंग इज merely the ability of ears to sense sounds in surroundings, but listening is conscious effort to interpret the sounds requiring concentration of mind। लिसनिंग और हियरिंग में फ़र्क बताया गया है, ये बड़ा अहम फ़र्क है।
जब हम हियरिंग की बात करते हैं तो हियरिंग मीन्स टू हियर एनीथिंग अनकॉन्शियसली, लाशौरी तौर पर कुछ भी सुनना, बहुत कुछ सुनना, सब कुछ सुनना। मसलन हम सड़क पर चले जा रहे हैं, ट्रैफिक का शोर सुनते हैं, किसी फल फरोश, सब्ज़ी फरोश की आवाज़ सुनते हैं और इस तरह की बहुत सी आवाज़ें, मगर हम ना चाहते हुए भी सुन रहे हैं। इसके बरक्स लिसनिंग क्या है? तवज्जो से सुनना, कुछ समझने के लिए सुनना। ये फ़र्क है हियरिंग और लिसनिंग में। इफ़ेक्टिव लिसनिंग, जी ये टॉपिक इफ़ेक्टिव लिसनिंग बहुत अहम है, क्योंकि जब हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इफ़ेक्टिव लिसनिंग क्या है। अच्छा जी, ओके, फोकस काफ़ी क्लियर है, ठीक है। इफ़ेक्टिव लिसनिंग मीन्स टू एब्जॉर्ब इन द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू बाय अ स्पीकर। पहला ही फिक्रा बहुत अहम है, कहा गया कि जो इन्फॉर्मेशन स्पीकर आपको प्रोवाइड करता है उसे अपने अंदर जज़ब कर लीजिए। इट मीन्स टू शो दैट यू आर लिसनिंग टू द स्पीकर विद इंटरेस्ट एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द स्पीकर सो दैट ही कुड नो दैट द मैसेज हैज़ बीन रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। यानी इस तरह से सुनना है कि बोलने वाले को पता चले कि जो कुछ मैंने कहा इस शख्स ने सुना भी और वो मुझे इसका जवाब भी दे रहा है। इंटेंसिव लिसनिंग, अब ये लिसनिंग की टू काइंड्स हैं, इंटेंसिव लिसनिंग और एक्सटेंसिव लिसनिंग। इस पे मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा, इसको मैं मुख्तसर पढ़ के एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटेंसिव लिसनिंग प्रोवाइड्स यू विद अ मॉडल ऑफ लैंग्वेज फॉर intimation. The goal of intensive listening is to focus on a certain detail. This focus on detail is often motivated by you having to answer a question on a listening exercise or test. तो intensive listening एजुकेशनल लेवल पर होती है। मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। इंटेंसिव लिसनिंग तालीमी सतह पर होती है। इसका मकसद है कुछ सुनना, तवज्जो से सुनना, ताकि हम सवालों के जवाब दे सकें। जी नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ता हूँ। ऑफन इंटेंसिव लिसनिंग कैन बी क्वाइट हार्ड टू डू एंड यू मे नॉट बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस एट फर्स्ट। टू डू इंटेंसिव लिसनिंग you listen to an extract and then answer questions on it. To answer these questions, you may have to focus on one aspect of the content, or you may be asked questions that focus on the voices of the speakers themselves. तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इंटेंसिव लिसनिंग थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि बड़ी तवज्जो से सुनना पड़ता है। हमें मालूम है कि इसके बाद हमने कुछ सवालों के जवाब देने हैं, एट्सेट्रा। एक्सटेंसिव लिसनिंग, एक्सटेंसिव मतलब बड़े पैमाने पर। एक्सटेंसिव लिसनिंग एक्टिवेट्स यूज मटेरियल विच इज़ longer and easier. Extensive listening activities use material which is longer and easier. Extensive listening is a way to practice your English listening skill. जी एक्सटेंसिव लिसनिंग और इंटेंसिव लिसनिंग में फ़र्क हमें यहाँ समझ आता है कि एक्सटेंसिव लिसनिंग क्या है। इसमें कई तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है और इसका मकसद होता है लिसनिंग स्किल को पॉलिश करना। इट मीन्स लिसनिंग टू मैनी डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स, वीडियोज़ एंड इंटरव्यूज़ about the same topic. Extensive listening gives students general practice, increase their exposure to language and helps them learn vocabulary. The activities of extensive listening should be enjoyable. इसके बाद importance of listening in business. अब हम ये पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि जब हम लिसनिंग की बात करते हैं तो हम कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो बिजनेस में इसकी क्या इंपॉर्टेंस हम देखते हैं। रिसर्च हैज़ डिफाइंड द फंडामेंटल रोल ऑफ लिसनिंग इन द बिजनेस वर्ल्ड एंड द नीड ऑफ इम्प्रूविंग लिसनिंग स्किल अमंग एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़। रिसर्च रिवील्स दैट लिसनिंग स्किल इज़, तो कहा गया कि
रिसर्च से पता चला है कि बिजनेस वर्ल्ड में लिसनिंग, सुनना, तवज्जो से सुनना बुनियादी अहमियत का हामिल है। और लिसनिंग स्किल क्या है बिजनेस में, रिसर्च हमें बताती है इम्पॉर्टेंट फॉर प्रमोशन, यानी लिसनिंग स्किल आपकी प्रमोशन के लिए बड़ी अहम है। इम्पॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इफेक्टिव एंड इंटेंसिव वर्क, इफ़ेक्टिव एंड इनइफेक्टिव वर्कर्स। जी हाँ, लिसनिंग स्किल से हमें मेहनती और कामचोर वर्कर्स का फ़र्क समझ आ जाता है। इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजेरियल कॉम्पिटेंस, मैनेजेरियल लेवल पर लिसनिंग स्किल बड़ी अहम है। इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन, जी अगर किसी ने अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करना है तो उसको पहले तवज्जो से सुनना होगा, क्योंकि लिसनिंग इज़ गेटवे टू कम्युनिकेशन। इम्पॉर्टेंट फॉर कैरियर कॉम्पिटेंस, और अगर कोई शख्स चाहता है कि वो कॉम्पिटेंसी हासिल करे अपने कैरियर में एज अ वर्कर, तो उसके लिए एक गुड लिसनर होना ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, और एक ऑर्गेनाइजेशन की मजमूई कामयाबी के लिए भी लिसनिंग स्किल बहुत अहम होती है। ओके, एक्टिव लिसनिंग टू कस्टमर्स, एम्प्लॉयज एंड सुपीरियर्स help business executives better understand the competition, increase sales, improve customer relations, improve employees satisfaction, promote organizational plans, inform employees how they can complement each other in seeking common goals, and increase productivity in corporations। ठीक, तो इस पैराग्राफ में हमें लिसनिंग स्किल के कुछ फ़ायदे बताए गए हैं बड़े ही मुख्तसर करके, कि अगर हमारी लिसनिंग स्किल इफ़ेक्टिव है, अच्छी है, तो हमें ये सारे फ़ायदे हो सकते हैं, हासिल हो सकते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लिसनर। ओके, अब हम ये पढ़ेंगे कि एक अच्छे लिसनर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, क्या होनी चाहिए। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिसनर्स, सम पीपल लिसन ओनली until they get an answer, others only listen to their own needs and thoughts, and there are those, यानी कुछ लोग सिर्फ अपनी बात का जवाब हासिल करने के लिए सुनते हैं, कुछ ज़रूरत के तहत सुनते हैं, और कुछ वो हैं जो कि who truly listen, यानी ईमानदारी से सुनते हैं, attentively and eager to really understand what someone is trying to say. Good listeners seem to carry this power around with them wherever they go. यानी ये क्वालिटीज़ एक अच्छे लिसनर के साथ साथ होती हैं, वो कहीं भी हो। Conversation with them makes you feel refreshed. Here are some of the characteristics a good listener has. तो गुड लिसनर की क्या क्वालिटीज़ हैं वो बयान की जा रही। बीइंग इन द हियर एंड नो, बी इन द हियर एंड नो यानी वो सुनता भी है, वो जानता भी है। ऑफन वी आर नॉट रियली इन द मोमेंट व्हेन वी आर लिसनिंग टू समवन। जी ये बड़ी अहम बात कहेगी कि जब हम किसी को सुन रहे होते हैं तो हम उस लम्हे वहाँ मौजूद नहीं होते, यानी जहनी तौर पर वहाँ नहीं होते। While the other person is still talking, we have already jumped to conclusion. अभी तो वो शख्स बात कर रहा है और हम अपने ही अंदाज में उसकी बात से मुतल्लिक नतीजा अखज़ कर लेते हैं कि अच्छा इसकी बात का अंजाम ये होगा, आखिर में इसने यही कहना है। We are miles ahead of what the person is telling us. यानी वो शख्स जो हमें बता रहा है हम उससे कहीं आगे जा चुके होते हैं। वी आर ऑलरेडी piecing together our response. Good listening means that you stop your inner monologue and truly give your full and undivided attention to the person who is talking. तो एक नसीहत की गई कि टू बी अ गुड लिसनर, अगर आपको एक गुड लिसनर बनना है तो बात को तवज्जो से सुने, सुनने के दौरान खुद ही
एक मनगढ़ंत कंक्लूजन नतीजा ना निकाल लें कि अच्छा यार ये बंदा बात कर रहा है, आखिर में इसने उधार पैसे ही मांगने हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और भी हो सकता है। लिहाजा तवज्जो से सुन लिया कीजिए और फिर अंदर ही अंदर जवाब तैयार करना कि अच्छा इसकी बात ख़त्म हो ले, मैंने इसको ये जवाब देना है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डोंट प्रिपेयर आंसर्स बिफोर टाइम, पहले बात को तवज्जो से सुन लीजिए। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, दूसरी क्वालिटी क्या है कि हमें डिस्ट्रैक्शंस से बचना है। इवन इफ इट सीम्स सो सिंपल, लिसनिंग इज़ नॉट दैट ईजी। यानी कहा गया कि लिसनिंग कोई आसान काम नहीं है, लिसनिंग इज़ हार्ड वर्क। वी शुड नॉट बी टेम्प्टेड टू डू समथिंग एल्स वाइल लिसनिंग। प्रिवेंटिंग पॉसिबल डिस्ट्रैक्शंस अराउंड यू इज़ क्रूशियल फॉर लिसनिंग। कहा गया कि जब आप सुन रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिस्टर्बेंसेस हैं, अपने आप को उनसे महफूज रखें। यू आर ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स मतलब तवज्जो से सुनना, और आप तवज्जो से सुने। यू पुट योर फोन अवे, क्लोज योर लैपटॉप एंड टर्न ऑफ द टीवी। यू आर नॉट राइटिंग अ टेक्स्ट मैसेज एट द सेम टाइम। नाउ इज़ नॉट द टाइम टू शो ऑफ योर मल्टीटास्किंग स्किल। यानी जब आप सुन रहे हैं तो आप सिर्फ सुन रहे हैं, मोबाइल पे तवज्जो नहीं देनी, लैपटॉप बंद कर देना है, टीवी ऑफ कर देना है, और इस तरह का कोई दूसरा काम नहीं करना जिससे आपकी तवज्जो बढ़ जाए। जब आप सुन रहे हैं तो आप तवज्जो से सुन रहे हैं। बी क्यूरियस, क्यूरियस यानी तशवीश होना। इसका मतलब ये है कि जो कुछ आप सुन रहे हैं उससे मुतल्लिक तशवीश नहीं, परेशान नहीं होना, उसको तवज्जो से सुनना है। आपको ये तजस्सुस होना चाहिए कि अच्छा आगे क्या होगा, इससे आगे क्या होगा। इस तजस्सुस के साथ अगर आप सुनेंगे तो फिर आप वाकई समझेंगे। इंटरेस्ट इज़ एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ लिसनिंग। योर क्यूरियसिटी एंड इंटरेस्ट should decline your interest for those who are close and important to you. कहा गया कि इंटरेस्ट इज़ एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग में इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। योर क्यूरियसिटी, आपका तजस्सुस एंड इंटरेस्ट शुड डिक्लाइन योर इंटरेस्ट फॉर दोज हु आर क्लोज एंड इम्पॉर्टेंट टू यू। इसमें लफ्ज़ डिक्लाइन लीजिए, इत्तफाक से डिसाइड लफ्ज़ है, DECIDE, डिसाइड। इसे दुरुस्त कर लीजिएगा, मैं इसे लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। जी थोड़ा सा डिम है, लेकिन डिसाइड लफ्ज़ था, DECIDE, डिसाइड। तो इसका मतलब ये बनता है कि आप जिस तवज्जो से सुनते हैं, पता चलता है कि आप सुनने वाले से मुतल्लिक कितनी मोहब्बत रखते हैं। इन अ कॉन्वर्जेशन यू आर द डिटेक्टिव, यू गैदर इंफॉर्मेशन एंड आर कीन टू डिस्कवर मोर अबाउट व्हाट योर counterpart feels and what he or she is moved by. No matter how much you already know, there is always more to discover. बड़ी अच्छी बात कही गई यहाँ पर कि यू आर अ डिटेक्टिव। जब आप सुन रहे हैं तो आप एक जासूस की हैसियत रखते हैं जो कि जानना चाहता है, अंदर की बात जानना चाहता है, राज जानना चाहता है। लिहाजा आपको बहुत तवज्जो से सुनना है। जी नेक्स्ट पॉइंट है जी, डोंट जज प्रीमैच्योरली। वही पहले वाली बात कि अभी लिसनर स्पीकर बोलने वाला बात कर रहा है और आप अपनी ही तरफ से नतीजा भी निकाल लेते हैं और अपनी ही तरफ से उसका जवाब भी तैयार कर लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। डोंट जज प्रीमैच्योरली, यानी वक्त से पहले अपनी जजमेंट बनाइए। वी आर स्किल्ड एट evaluating things and making up our minds quickly. This is normal and most of the time it's useful. जी ये ज़रा तंज भरे अंदाज में कहा गया कि we are skilled at evaluating things and making up our minds quickly. हम बड़े माहिर हैं चीज़ों को evaluate करने में
और जल्दी से अपने जहन बना लेने में कि हाँ इसका नतीजा क्या होगा, इससे मुतल्लिक अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा। इन लिसनिंग हाउएवर आर रैश ओपिनियन किल्स द कॉन्वर्जेशन, लेकिन जल्दी से कोई ओपिनियन बना लेना, राय बना लेना आपकी कॉन्वर्जेशन की रूह को ख़त्म कर देता है। वाइल आर काउंटर पार्ट हैज़ नॉट इवन फिनिश देयर स्टोरी वी माइट बी थिंकिंग वेल आई वुड हैव डन दैट very differently. In those moments you are not really listening anyone. जी well I would have done that very differently, बहुत आला सेंटेंस लिखा। हम सब ही ऐसा करते हैं, हम सब ही ऐसा करते हैं जब हम कोई स्पीच, कोई तकरीर सुन रहे हैं, कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, तो दिल ही दिल में तंज करते हैं बोलने वाले पर कि लो इससे अच्छा तो मैं बोल लेता हूँ, अगर मैं होता तो मैं कमाल कर देता। भाई ऐसा सोचने से भी आपकी तवज्जो हट जाती है। डोंट अंडर एस्टिमेट एनी वन। अ गुड लिसनर हैज़ लर्न्ड टू पोस्टपोन दीज रिएक्शंस टू द एंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन, यानी एक अच्छा लिसनर इस तरह के रिएक्शंस पर रोक रखता है। अदरवाइज यू विल मिस आउट ऑन द फंडामेंटल फीलिंग्स ऑफ योर काउंटर पार्ट, यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी इस तरह से आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं पाएंगे। जी नेक्स्ट पॉइंट है बी रिलैक्स, यानी रिलैक्स रहकर सुनना है, टेंशन में, परेशानी में नहीं आना। Trembling hands, raised eyebrows, tense shoulders. Our bodies are also speaking and they should be heard. ये जो अल्फाज लिखे गए ये बताते हैं एक शख्स की डिस्टर्बेंस को, यानी जब हम सुन रहे हैं किसी की बात तो हमारे हाथ कांप रहे हैं, यानी हम कॉन्फ्यूज़ हैं। रेज्ड आईब्रोज, आंखें उठाकर गोया कि हम बड़े हैरान हो गए हैं। टेंस शोल्डर्स, आवर बॉडीज़ आर ऑल्सो स्पीकिंग एंड दे शुड बी हर्ड, यानी हमारा जिस्म भी बात करता है। बॉडी लैंग्वेज की तरफ इशारा है, जिसे हम पिछले लेक्चर्स में बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस करके आए हैं। तो कहा गया कि अपने जिस्म को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत रिलैक्स रखिए, क्योंकि वो भी एक मैसेज प्रोवाइड करती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट इज़ बीइंग सेड। All your senses should stay turned to get the full message. The body language of a good listener answers with eye contact and understanding nod sar hilana and by facing the person who is talking. तो आखिरी दो फ़िक्रात में हमें एक मशवरा दिया गया है, रिलैक्स रहने के साथ साथ बताया गया है कि हाउ टू बिहेव एज ए लिसनर। कहा गया कि एक तो अपनी बॉडी पोस्चर को, स्टाइल को बड़ा रिलैक्स रखें। दूसरे नंबर पे एक अच्छा लिसनर सुनने के दौरान आँखों की हरकत से, सर के हिलाने से और फेशियल एक्सप्रेशन से, मुस्कुराहट से जवाब देता है सुनने वाले को, गोया कि उसको एक मैसेज कन्वे करता है कि आई एम अटेंटिव, मैं तवज्जो से सुन रहा हूँ। आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछना। Listening does not mean sitting silent, rather it makes sense to ask questions and to communicate with the you are listening, with the person you are listening। यहाँ पर the person एक लफ्ज़ मिसिंग है जी। A good way to do this is by paraphrasing. So what you are saying is, in this way you are not only giving your friend attention but also making sure that you really understand what the other person is trying to say. What the speaker says and what we mean can be worlds apart. तो इसमें भी हमें समझाया गया कि हमें सवाल बना लेने चाहिए जो कुछ हमने सुना उससे मुतल्लिक। बी पेशेंस, सब्र से सुनना, तवज्जो से सुनना। ये नहीं कि ये सोचना कि यार बोलने वाला जल्दी से अपनी बात ख़त्म करे। पेशेंस इज़ अ वर्च्यू, वर्च्यू खूबी है, अच्छाई है। दिस गोज़ फॉर लिसनिंग एज वेल, और ये खूबी अच्छाई एक लिसनर के लिए भी ज़रूरी है। अ गुड लिसनर अंडरस्टैंड्स दैट लैंग्वेज इज़ अ
कॉम्प्लिकेटेड मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर थॉट्स एंड फीलिंग्स, यानी लैंग्वेज क्या है, अपनी फीलिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का एक तरीका है. द स्पीकर नीड्स टाइम बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज ईजी टू फाइंड द राइट वर्ड्स. स्पीकर बोलने वाले को उसके हिस्से का टाइम दे. इट इज़ नॉट अ रेस, ये कोई रेस नहीं है. लेट हिम टेक हिज टाइम, बी ऑनेस्ट एंड डू नॉट impatiently try to anticipate the thoughts or feelings someone else is struggling to express. जो शख्स बात कर रहा है, बोल रहा है, उसको तवज्जो से सुने और उसे उसके हिस्से का टाइम दें, उसको बोलने दें और उसके बाद कोई जवाब दें उसको. ये इसका मतलब है बी पेशेंस का. नॉलेज ऑफ बॉडी लैंग्वेज. A good listener not only pays attention to the words of speaker but also to his body language. He knows that facial expressions, intonation, movement of hands and other postures convey meaning, and those meanings are stronger than those of words. Through body language, the speaker emphasizes a certain point in his conversation, and good listener pays attention to his verbal and non-verbal communication simultaneously. Simultaneously मतलब एक ही वक्त में, बैक वक्त. ओके, इस पैराग्राफ में बॉडी लैंग्वेज का जिक्र किया गया. अब की बात स्पीकर के हवाले से. ये पैराग्राफ नॉलेज ऑफ बॉडी लैंग्वेज और ऊपर वाला बी रिलैक्स्ड, ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं. जब हमने पढ़ा था बी रिलैक्स्ड तो इसमें सारा बॉडी लैंग्वेज लिसनर का था, जबकि जब हम नॉलेज ऑफ बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें स्पीकर का जिक्र हो रहा है. हमें कहा यह गया है, समझाया यह गया है कि जब आप सुन रहे हैं तो आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप बोलने वाले की बॉडी लैंग्वेज पे तवज्जो दें कि उसका हाथों का हिलाना, उसके फेस एक्सप्रेशंस, उसके लहजे का उतार चढ़ाव क्या कहता है. क्या वो गुस्से के साथ बोल रहा है, क्या वो आप पे तंज कर रहा है, क्या वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, ये सब कुछ उसकी बॉडी लैंग्वेज से शो होता है. लिहाजा एक गुड लिसनर बॉडी लैंग्वेज पर भी तवज्जो देता है. और नेक्स्ट है जी फॉल्ट्स ऑफ लिसनिंग. अब फॉल्ट्स हैं जी कुछ लिसनिंग के. One of the most important skills required of anyone who wants to be an excellent communicator is that of being able to listen effectively. जी हाँ, तो जो शख्स चाहता है कि वो एक अच्छा कम्युनिकेटर बने, अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से दूसरों तक पहुँचाए, तो पहले उससे दूसरों को सुनना होगा, सब्र के साथ, रिलैक्स रहकर. However, there are many people who seem to lack this powerful and vital resource, which results in a less than perfect communication. Good listening is hampered by the following faults. तो कहा गया कि गुड लिसनिंग ख़राब हो जाती है मंदरजा झैल वजूहात की बिना पर. तो ये चंद एक प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें मैं बहुत तफसील से डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज टाइम इज रनिंग शॉर्ट. प्रॉब्लम 1 क्या है जी? अ कॉमन प्रॉब्लम दैट occurs in listening is that of prejudice, तंग नजरी, either conscious or subconscious. This might be related directly to the other participants based on our previous experiences with them, either directly or indirectly. जी जनाब, prejudice एक बड़ी अहम चीज़ है. जब हम एक शख्स की गुफ्तगू सुन रहे हैं तो वक़्त से पहले ही उससे मुतल्लिक अपने जहन में एक तासुब बना लेना, तंग नज़री वाला अंदाज़ अपना लेना कि अच्छा ये है आज का स्पीकर, ये है बोलने वाला, क्लास में तो कभी इसने सबक सुनाया नहीं था, होमवर्क तो कभी इसने किया नहीं था, आज ये स्पीकर बन बैठा है, वो इसने क्या बोलना है, छोड़ो परे. नहीं जनाब, ये नहीं होना चाहिए. ये तासुब है, ये तंग नज़री है. खुदा ने सबको सलाहियतें दी हैं और हर शख्स अपनी सलाहियतों के इस्तेमाल का हक़ रखता है. हर शख्स को उसके हिस्से की इज़्ज़त दीजिए. प्रेजुडिस, तासुब, तंग नज़री ये गुड लिसनर के लिए नहीं बनी. सेकंड प्रॉब्लम क्या है? सिलेक्टिव लिसनिंग. अनफॉर्चुनेटली वी ऑफन
enter into a conversation with either our own game plan about how we are going to control the conversation in terms of topics, structure, duration, etc. Sometimes we preconceive how it will develop instead of actually listening to the speaker. सिलेक्टिव लिसनिंग क्या है जनाब? हम किसी कॉन्वर्जेशन में हिस्सा लेते हैं तो किसी मकसद के लिए कि जनाब मैंने इस कॉन्वर्जेशन में एक गलबा पाना है, मैंने लोगों को अपनी बात से कायल करना है, या फिर वक्त से पहले सोच लेना कि अच्छा इस कॉन्वर्जेशन का नतीजा यही निकलना है, तो ये भी गुड लिसनर के लिए नहीं बना। नेक्स्ट क्या जी? प्रॉब्लम 3 है टाइम। टू लिसन इफेक्टिवली वी नीड टू बी एबल टू डेडिकेट टाइम टू द टास्क। ये वही पहले वाली बात है जैसे कि हमने बी पेशेंस पढ़ा था कि तवज्जो से सुने और बोलने वाले को टाइम दे। नेक्स्ट है लॉजिकल स्ट्रक्चर। मोस्ट पीपल जनरली हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपेक्ट एंड लुक फॉर logical sequence or structure in their communication. In an oral conversation, if we believe that A is true and B is also true, then C and every following element must logically fit with the information preceding and following it. Okay, logical structure यानी कुछ सुनने वाले चाहते हैं कि जो कुछ वो सुन रहे हैं वो एक सीक्वेंस के साथ सुने, जैसे कि कहानी बयान की जाती है शुरू से आखिर तक स्टेप बाय स्टेप। ऐसा हमेशा नहीं होता। अब जो कुछ सुन रहे हैं उसमें सीक्वेंस होना या ना होना ये बात करने वाले पर डिपेंड करता है। यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड। समझना आपका काम है, ज़रूरी नहीं कि हर बात सीक्वेंस के साथ बयान की जाए। जी प्रॉब्लम नंबर 5 प्रीसपोजिशंस। वक्त से पहले सपोज कर लेना। सम पीपल हैव अ टेंडेंसी टू एक्सट्रपोलेट और गो बियॉन्ड व्हाट दे हियर व्हाइल अदर्स टेंड टू रिमेन constrained by the actual data that they have obtained during the conversation. प्रीसपोजिशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि अभी बोलने वाले की बात ख़त्म नहीं होती और हम खुद से जजमेंट कर लेते हैं कि अच्छा जनाब ये बंदा बात कर रहा है तो आखिर में इसने यही कहना है, इसकी बात का एंड यही होगा। प्रीसपोजिशंस नहीं होने चाहिए। प्रॉब्लम 6 क्वेश्चंस। इन ऑर्डर टू रिजॉल्व मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स indicated above, we need to be able to elegantly ask questions to clarify the unclear elements in the communication. The traditional open and closed questions serve some purpose. हाँ जी, प्रॉब्लम 6 क्या है? सवाल ना करना। कुछ लिसनर्स सुनते चले जाते हैं लेकिन जब बात समझ नहीं आती तो उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं मांगते, सवाल नहीं करते। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस यानी बाहर से आपके इर्द गिर्द के माहौल में जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो आपको एक गुड लिसनर नहीं बनने देती। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन misunderstanding the words of the speaker. There are many external distractions such as the noise of the fans, poor lights, sound of traffic from outside, music from the adjacent room, adjacent साथ वाला, the message bell of mobile phone. ये कुछ एक डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिस्टर्बेंसेस हैं, जैसे कि सड़क पर चलने वाली ट्रैफिक का शोर है, मोबाइल फ़ोन की मैसेज की बेल है, पंखे का शोर। ये सारी चीज़ें हमारी तवज्जो हटा देती हैं, ये प्रॉब्लम साबित होती हैं। स्टेप्स टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल। और अब बताया जाता है कि अगर आप अपनी लिसनिंग स्किल को बेहतर करना चाहते हैं तो उसके क्या स्टेप्स होने चाहिए। मेंटेन आई कांटेक्ट। पहली चीज़ आपको आई कांटेक्ट बनाए रखना है। इस पैराग्राफ को मैंने स्किप किया, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ये इब्तदाइया है, तमहीद है इन स्टेप्स की। तो जब आप सुन रहे हैं तो बोलने वाले के साथ अपना आई कांटेक्ट बना के रखें ताकि उसको पता हो कि ये शख्स मेरी बात पे तवज्जो दे रहा है। और ये शख्स मुझे ही सुन रहा है। इन मोस्ट वेस्टर्न कल्चर्स आई कॉन्टैक्ट इज
considered a basic ingredient of effective communication. When we talk, we look each other in the eye. The desire for better communication pulls you together. Do your conversational pattern the courtesy of turning to face them. Put aside papers, books and phone and other distractions. ठीक है जी, कहा गया कि जब आप बात सुन रहे हैं तो सुनने वाले के साथ आई कांटेक्ट बना कर रखें। वेस्ट में इसको बड़ी अहमियत दी जाती है। अगर आप आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते और आंखों में आंखें डालकर नहीं सुनते तो ख्याल किया जाता है कि आप या तो घबराए हुए हैं या फिर आप झूठे हैं, आप बात सुनना नहीं चाहते, आप फरार हासिल करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्या है, बी अटेंटिव एंड रिलैक्स्ड। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसको सजेशन में शामिल किया गया है, मशवरा बनाकर पेश किया गया है। नाउ दैट यू हैव मेड आई कॉन्टैक्ट रिलैक्स्ड, यू वुड नॉट हैव टू स्टेयर फिक्सली at the other person. You can look away now and then and carry on like a normal person. The important thing is to be attentive. The dictionary says that to attend another person means to be present, give attention, apply or direct yourself, pay attention, remain ready to serve. अटेंटिव एंड रिलैक्स रहना ये भी गुड लिसनिंग का हिस्सा है। कीप एन ओपन माइंड। इससे पहले हमने प्रेजुडिस से मुतलिक पढ़ा था तासुब तंग नज़री, ये उसका रद्द है, उसका रिजेक्शन है। कीप एन ओपन माइंड। जी Listen without mentally criticizing the things the other person tells you. If what he says alarms you, keep on listening and don't say to yourself, well, that was a stupid move. Listen without jumping to conclusion. Remember that the speaker is using language to represent the thoughts and feelings inside his brain. जी हाँ, वही पहले वाली बात, प्रेजुडिस तंग नज़री कि बोलने वाले की बात तवज्जो से सुने और वक़्त से पहले अपने जहन में ये तासुब मत बना लें कि ये क्या बोलेगा, मैं जानता हूँ इसके बैकग्राउंड को, अरे मैं तो इसके बाप दादा को भी जानता हूँ, ये क्या बोलेगा। नहीं, ये गलत बात है। वक़्त से पहले तासुब, प्रेजुडिस, तंग नज़री नहीं होनी चाहिए। बोलने वाले को तवज्जो से सुने, उसका हक है कि उसको सुना जाए। पिक्चर व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। अगली बात कि जो कुछ स्पीकर बोल रहा है उसकी एक तस्वीर बना ले जहन में। अलाउ योर माइंड टू क्रिएट अ मेंटल मॉडल ऑफ द इंफॉर्मेशन बीइंग कम्युनिकेटेड, विदर अ लिटरल पिक्चर और एन आर्गुमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट concepts. Your brain will do the necessary work if you stay focused with senses fully alert. When you are listening for long stretches, concentrate on and remember keywords and phrases. ये एक अच्छी नसीहत है कि जब आप सुन रहे हैं किसी को तो अपने जहन में एक स्केच बनाते चले जाएं, एक तस्वीर से पेंट करते चले जाएं, एक मंज़र बनाते चले जाएं। जो कुछ आप सुन रहे हैं उसका वो एक मुकम्मल मंज़र भी हो सकता है और एक खाका सा भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है। नाइदर इंटरप्ट नॉर गिव सॉल्यूशंस। अगला पॉइंट ये है, नसीहत ये है कि आपने ना तो मुदाखलत करनी है, बोलने वाले को बोलने दें, और ना ही मशवरे देने के भाई ये लफ्ज़ ऐसे नहीं, इस तरह से बोलना था, जनाब आपका तलफ़ुज़ गलत है, नहीं, और इस तरह की और बहुत सी बातें नहीं होनी चाहिए। इंटरप्टिंग सेंड्स अ वैरायटी ऑफ मैसेजेस इट सेज, क्योंकि जब आप इंटरप्ट करते हैं तो आप एक मैसेज सेंड कर रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि आई एम मोर इम्पॉर्टेंट दैन यू, कि जनाब मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, आप क्या हैं। वट आई हैव टू से इज़ मोर इंटरेस्टिंग, एक्यूरेट और रिलैक्स रेलिवेंट, यानी जो बात मैं कह सकता हूँ उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। आई डोंट रियली केयर वट यू थिंक, I don't have time for your opinion. This is not a conversation, it's contest and I am going to win.
वगैरह वगैरह, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट है जी क्वेश्चन विद पेशेंस। हाँ, सवाल करने का जिक्र आया था, लेकिन सब्र के साथ सवाल करना है। व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग यू नीड टू आस्क the speaker to explain it. You wait until the speaker pauses, then say, I don't understand what you just said about. Sometimes your questions lead people in direction that have nothing to do with their topics. तो कहा गया कि पहले तो स्पीकर को बोलने दीजिए। आपको अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो उससे मतलब एक सवाल बना ले जहन में, लेकिन उसको इंटरप्ट नहीं करना जब वो अपनी बात ख़त्म कर चुका हो, या बोलने के दौरान एक लम्हे के लिए रुके तो रेज़ योर हैंड, हाथ खड़ा कीजिए और सवाल की इजाज़त लीजिए। फील व्हाट द स्पीकर इज़ फीलिंग। और अगला पॉइंट ये है कि आपको बिल्कुल वैसा ही महसूस करना चाहिए जैसा कि स्पीकर बोलने वाला महसूस कर रहा है। यानी अगर वो शख्स बोलने के दौरान परेशान है, टेंस है, तो उसकी टेंशन को अपनी ज़ात में महसूस कीजिए, उसकी जगह, अपने आप को उसकी जगह खड़े करके देखिए कि कैसी फीलिंग्स होती हैं। When the person with whom you are talking expresses sadness, feel sad. Feel joyful when he expresses joy. Feel fearful when he describes his fear, etc. जी, तो इसकी तफसील में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी एक बोलने वाला जो कुछ बोल रहा है उसकी फीलिंग्स को शेयर कीजिए। अगर वो कुछ अफसुर्दा कहानी सुना रहा है तो उसके गम को अपनी ज़ात में महसूस करें। अगर वो मिज़ाहिया बात बता रहा है तो उसके साथ हंसें। अगर उसकी बात में खौफ है तो अपने अंदर वो खौफ महसूस करें। नेक्स्ट पॉइंट, पे अटेंशन टू नॉन वर्बल क्लूज़। बॉडी लैंग्वेज का जिक्र हुआ कि आप बोलने वाले की बॉडी लैंग्वेज पर भी तवज्जो दें, ये एक गुड लिसनर के लिए ज़रूरी है। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज़ नॉन वर्बल। वी glean a great deal of information about each other without saying a word. Even over the telephone you can learn almost as much about a person from the tone and cadence of his voice than from his words. तो बॉडी लैंग्वेज को एक्सप्लेन किया गया कि बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। आप अल्फाज के सुनने से तो कुछ समझते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बोलने वाले के फेस एक्सप्रेशंस, उसके हाथों का हिलाना, उसकी आंखों का अंदाज़, ये सब कुछ आपको मैसेज प्रोवाइड करता है। और इसकी मिसाल दी गई टेलीफोन कॉल से कि जब आप टेलीफोन पर किसी की आवाज़ सुन रहे हैं तो उसकी आवाज़, उसका लहजा ही आपको बता देता है कि वो शख्स क्या कहना चाहता है। वर्ड्स से पहले आपको समझ आ जाती है, उसके लफ्ज़ सुनने से पहले आपको समझ आ जाती है उसके लहजे से कि वो कहना क्या चाहता है। When you are face to face with a person you can detect enthusiasm, boredom is irritation, pleasure and nervousness very quickly. यहाँ कॉमा लगा देना मुनासिब है जी। In the expression around the eyes, the set of the mouth and in the slope of the shoulders, these are clues you cannot ignore. तो वही पहले वाली बात कि इन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। When listening, remember that words convey only a fraction of the meaning. और आखिर में बड़ी अच्छी बात कही गई कि जब आप सुन रहे हैं तो याद रहे कि अल्फाज तो थोड़ा सा मतलब कन्वे करते हैं, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मतलब कन्वे करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। अगले लेक्चर के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।